हेलो, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। लास्ट लेक्चर में हमने अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया देखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी और भारत में वो कैसे आई। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम उसी तरह से फ्रेंच के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पैटर्न विल बी सेम कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह से देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी सब में कॉमन है। ईस्ट इंडिया मतलब इनको इंडिया के साथ जो ईस्ट इंडीज़ है, ये जो पूरा एशिया है एंड स्पाइस आइलैंड्स है, इंडिया है, इनको ये लोग ईस्ट इंडीज़ बोलते थे, इसलिए कंपनीज़ का नाम देखो फ्रेंच में नाम अलग है, ब्रिटिश में मर्चेंट एडवेंचरर्स वगैरह, कंपनीज़ के नाम में अंदर जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। डच का हमने देखा था VOC। सो इन शॉर्ट इनको सभी को ईस्ट इंडिया कंपनीज बोला जाता था, बस उनके आगे नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दो तो फ्रांस की हो गई। सो इसी तरह से क्योंकि वो दे वेयर ट्रेडिंग विद द ईस्ट, सो इसलिए इनको अभी हम देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट जैसे पौंडीचेरी, ये फ्रेंच लोगों ने बनाया, पुडुचेरी, पौंडीचेरी। ओके, जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता की डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स ने कराई, उसी तरह से पौंडीचेरी जो सिटी है, गोवा जो है पोर्तुगीज़ ने बनाया, उसी तरह से पौंडीचेरी को डेवलप करने में फ्रेंच लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी ये लोग वहाँ पे थे 61 तक, 63 में इट वाज ऑफिशियली हैंडेड ओवर टू इंडिया फ्रेंच। और चंदन नगर करके और एक सेटलमेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जो बंगाल में चंदन नगर एक सेटलमेंट है, एक सिटी टाउन है कोलकाता में ही, कोलकाता म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसी के अंदर आता है। तो वो भी, उसके डेवलपमेंट भी फ्रेंच लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड उस वो भी जो पार्ट है वो फ्रेंच के पास था टिल इंडिपेंडेंस। हमारी आज़ादी मिली हमें तब तक वो फ्रेंच के पास था। सो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज़ वेर हैविंग टेरिटरीज इन इंडिया इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पिछले अगर मतलब पूरा ही टॉपिक जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर आपने ध्यान से एनालाइज किया तो यूपीएससी पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इन टॉपिक्स पे पूछ ही रही है। जैसे 2023 का हमने देखा था कि दमन एंड दीव कौन से गुजरात के रूलर ने पोर्चुगीज़ को दिया, ये हमने देखा था। ये लास्ट ईयर ही 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके पहले 22 में भी एक क्वेश्चन आया है, 21 में भी आया है, 19 में भी आया है। सो अगर देखो, मॉडर्न इंडिया या इंडियन हिस्ट्री आजकल इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है यूपीएससी के लिए कि उनका क्वेश्चन का पैटर्न ही थोड़ा बदल चुका है। और इसमें अगर मतलब सिलेबस वाइज देखा जाए तो सिलेबस काफ़ी वाइड है, राइट, सिलेबस वास्ट है काफ़ी। सो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर कम टाइम में ज़्यादा वेटेज देने वाला, ज़्यादा नंबर देने वाला टॉपिक या प्रेडिक्टेबल टॉपिक जो है वो अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया है। ओके, मेरा आंसर यही रहेगा कि अगर कम टाइम में आपको क्वेश्चंस हिट करना है, क्योंकि ये देखो इतना मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, हमें बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि यूरोपियंस, हम ज़्यादा हिस्ट्री में अगर घुस जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो अगर क्वेश्चंस को ध्यान से बारीकाई से देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन दो तीन थीम्स पे ही पूछी गई है। जैसे एक कॉमन थीम क्या है कि इनके सेटलमेंट्स कहाँ पे है, इनके सेटलमेंट्स कहाँ पे थी, कौन से राजा से इन्होंने सेटलमेंट्स लिया, उसके बाद इनके मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स वही पूछेंगे। सो बेसिकली इसके बाहर यूपीएससी ज़्यादा गया नहीं है, कौन से क्रॉप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, इस तरह के क्वेश्चंस, इनके इम्पैक्ट्स पूछते हैं। सो ये 3-4 थीम्स के बाहर यूपीएससी गया नहीं है एंड वी विल ऑल्सो फोकस्ड ऑन दिस 3 to 4 थीम्स। इसके बाहर ज़्यादा जाएंगे नहीं और जाना भी मत। सो आफ्टर वी फिनिश द फ्रेंच अराइवल इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलमेंट के बाद हम लोग MCQs भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, फ्रेंच जो है या फ्रांस एज अ फ्रांस जो नेशन है, मतलब फ्रेंच लोग सबसे लास्ट में आए हैं। ओके, हमारे यहाँ पे हमने सीक्वेंस क्या देखा है, पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर बीच में एक और नेशनलिटीज़ के लोग भारत में आए, एक और कंपनी आई भारत में जो बहुत लोगों को पता नहीं है। सबको लगता है कि ब्रिटिशर्स के बाद सीधे फ्रेंच आ गए, नहीं, ब्रिटिशर्स के बाद डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मतलब जो डेनमार्क के लोग थे वो भी भारत में आ गए। ओके, वो भी भारत में आए थे, उनके भी 2 सेटलमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देखने वाले हैं। सो इसी सेशन में हम देखेंगे। सो
इंग्लिश के बाद आए डेंस जिसको डेनमार्क के लोग आए, देन फ्रेंच केम। सो फ्रेंच वेयर द लास्ट कंपनी, या फ्रेंच वेयर द लास्ट नेशन टू कम टू इंडिया। ओके, एंड देखो ये क्यों आपको क्वेश्चन आएगा कि लास्ट ही क्यों आया, पहले वो क्यों नहीं आया, क्योंकि दे वेर, उनकी कॉलोनीज अफ्रीका में ज़्यादा थी, दे वेर ऑल्सो ऑक्यूपाइड इन यूरोप, क्योंकि फ्रांस यूरोप में बहुत स्ट्रांग पावर है, मतलब टेरिटरी भी अगर आप देखोगे तो फ्रांस का काफ़ी दबदबा रहा है यूरोप में। सो वो यूरोप में ऑक्यूपाइड था कि वो यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवोल्यूशन वगैरह हम देखेंगे मेंस के टाइम पे, तब उसमें हमें आइडिया आ जाएगी कि फ्रांस को अपने कॉन्टिनेंटल जो यूरोप में भी अपना डोमिनेंस बनाना था, एट द सेम टाइम अफ्रीका में उन्होंने अपना कॉलोनियलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए वो इंडिया में लेट आए। ओके, एंड ये जो कंपनीज थी, जैसे जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज बन रही थी, लंदन में बनी थी, उसके बाद में डच, उसके पहले डच में भी हमने देखा, नेदरलैंड्स में कंपनीज बन रही थी जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो उसी तरह की कंपनीज फ्रांस में भी इस्टेब्लिश होने लगी, बट थोड़ी लेट हुई इस्टेब्लिश। बट जो कंपनीज है, जो जैसे फ्रांस में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, हम देखने वाले, थोड़ी लेट बनी, और वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा था। लंदन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था, कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब राजा का उस कंपनी के साथ कोई ज़्यादा मतलब इंटरफेयर डेली रूटीन में या डेली एक्टिविटीज़ में पॉलिटिशियंस का इंटरफेयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना नहीं था, इसलिए भी उनका कमर्शियल एडवेंचर जो है, कमर्शियल जो उनके प्रॉस्पेक्ट्स है वो अच्छे थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे नहीं था, क्योंकि राजा का भी इंटरेस्ट था, और मतलब एक बेसिकली गवर्नमेंट का आम ही आप उसको कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी। इसके कारण भी उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। सो आगे देखेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। सो देखो, फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया। सो फ्रेंच, देखो फ्रेंच वेयर द लास्ट टू कम, ठीक है। सो फ्रेंच वेयर was the last colonial power to set foot on Indian soil. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेंच आखिरी लोग थे, आखिरी यूरोपियंस थे जो भारत में आए थे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं, इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि कौन आया था। सो हमने देखा पहले पोर्चुगीज़ आए, उसके बाद में डच लोग आए, उसके बाद में इंग्लिश आए, उसके बाद में डैनिश लोग आए, एंड देन उसके बाद में फ्रेंच आ रहे हैं। सिंपल सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, उस टाइम पे कन्फ्यूजन होता है जब क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो देखो 1664 में कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस, ये फ्रेंच नाम है, इसको हम बोलेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये नाम हम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या क्या याद रखेंगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी। सो 1660s में बनी थी। इसका मतलब क्या कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ऑलमोस्ट 50 to 60 ईयर्स पहले बन चुकी थी। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रांस में जो है ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज और मर्केंटलिज्म का, ये मोनोपोली कंपनीज का जो है वो कहीं ना कहीं दौर लेट शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है फ्रांस के जो राजा है उनका काफ़ी दबदबा था, उन्होंने ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थी उस टाइम पे। वहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो नोबल्स थे, जो मतलब राजा के साथ जो काम करने वाले जो शासन था, वही डोमिनेंट ज़्यादा था। सो इसीलिए फ्री ट्रेड और ये सब एक्टिविटीज़ को वहाँ पे कम स्कोप था। ओके, जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद में नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे लेके आए। सो 1660s में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी लेट बनी। ओके, सो पहले इनिशियल्स में डच और ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी थी। ओके, सो देखो फ्रेंच फैक्ट्रीज अभी उनको आना था ऑब्वियसली, ये तो गॉड ग्लोरी एंड गोल्ड की रेस तो हमें पता ही है, सबको भारत में आना था, सबको इंडीज़ के साथ, मतलब ईस्ट इंडीज़ के साथ स्पाइस ट्रेड भी करना था। अभी तो कंपटीशन भी बन चुका था ना कॉलोनीज़ के लिए, नेशनल प्राइड जो बोलते हैं। उस टाइम पे देखो एक बहुत एक रेस थी कि जिसके बाद जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ उतना उसका देश बढ़ा। मतलब अभी का टाइम अब अगर आप इमेजिन करो तो अभी हम क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा मतलब जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा, जिसकी इकोनॉमी ज़्यादा, जो स्पेस पावर ज़्यादा, वही सबसे पावरफुल नेशन है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि नेशनल प्राइड किस में लेते हैं हम, चंद्रयान में हम नेशनल प्राइड लेते हैं। ओके, सो ऐसे इसी तरह से आज टेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी नेशनल प्राइड का, उस टाइम पे
जैसे टेक्नोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव थिंग, तो आज तो अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी पे आप प्राइड कर रहे हो, बट उस टाइम पे कॉलोनियलिज्म पे प्राइड किया जाता था कि अगर, एंड यूरोपियन नेशन ही कॉलोनाइज करते थे ना दूसरे, हम लोग थोड़ी ना किसी को कॉलोनाइज किया। सो यूरोपियंस टुक प्राइड इन हैविंग कॉलोनीज, क्योंकि देखो इकोनॉमिकली तो वो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट तो थे ही, पैसा आ रहा था, आप लूट रहे थे दूसरे किसी देश को और अपने आप को आप अमीर कर रहे थे। एट द सेम टाइम एम्पायर एक पॉलिटिकली भी वो कहीं ना कहीं स्टेटस बढ़ा रहा था यूरोपियन नेशंस का। सो इसीलिए देर वॉज अ प्राइड इन एक्वायरिंग कॉलोनीज। सो एक तरह की कॉलोनियल रेस ये बन चुकी थी। इसको इम्पेरियलिज्म भी बोला जाता है। वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी विल डिस्कस वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इम्पेरियलिज्म मतलब क्या, कि साम्राज्यवाद, कि आप जाके किसी दूसरी टेरिटरी पे अपना कंट्रोल जमा रहे हो, पॉलिटिकल कंट्रोल आप एस्टैब्लिश कर रहे हो। सो ये रेस में फ्रेंच भी शामिल हुए एंड दे केम टू इंडिया। अब भारत में आने के बाद ब्रिटिशर्स की तरह ही दे कॉन्सेंट्रेटेड फर्स्ट सूरत। ओके, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऐसा कहा जाता है ना। सूरत ही क्यों? क्योंकि सूरत वाज अ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट टेक्सटाइल्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स इन इंडिया। सो सूरत में ही इनको आना था। इसको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मुग़ल और ब्रिटिशर्स के बीच में अब कुछ तो डिस्कॉर्ड चल रहा था, क्योंकि 1680s में अगर आप देखो, या लेट 16 जो सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी जो है, 1680s में हमने एक देखा था, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, कि हुगली में जो उनकी फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की बंगाल में, वहाँ पे अटैक किया था मुगल्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स वांटेड टू फोर्टिफाई दिस फैक्ट्री 1680s में। बट मुगल्स को वो पसंद नहीं था, इसलिए जो मुगल्स जो है उन्होंने ब्रिटिश फैक्ट्री पे अटैक किया था हुगली पे, और हुगली का लॉस हुआ था। सो ये कहीं ना कहीं 10-15 साल का जो फेज़ है, इसके आगे का भी, वो दिखाता है कि मुगल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ अनबन हो रही थी। बेसिकली अनबन का रीज़न क्या था? देखो, रीज़न सिंपल था कि अभी ब्रिटिश यहाँ पे सेटल हो चुके थे। ये टाइम देखो, मिडल ऑफ द ऑलमोस्ट, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल रिलेशन जो है वो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके थे। सो दिस इज़ मिडल ऑफ 17th सेंचुरी। सो ऑलमोस्ट उनको 50-60 साल हो चुके थे ब्रिटिशर्स को आने में। सो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग रिलेशंस थोड़े सेटल हो चुके थे, एंड ब्रिटिशर्स वांटेड टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स। मतलब उनके जो फैक्ट्रीज थी या वो जो टाउन्स थे, उनको ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम इनको फोर्टिफाई कर ले, यहाँ पे हमारी आर्मी अच्छे से बना ले, ताकि हमें कोई लोकल ऑफिशियल परेशान ना करे। बट मुगल्स को ये लगता था कि ये अगर पावरफुल हो गए तो हमारा रूल वीक हो जाएगा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मुगल्स को भी ये चाहिए था कि इनको भी कोई काउंटर करे। सो सिमिलरली जैसे पोर्चुगीज़ के साथ हुआ, जैसे जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे और पोर्चुगीज़ सूरत में बैठे हुए थे या वेस्टर्न कोस्ट पे बैठे हुए थे, एंड मुगल्स वांटेड अ काउंटर फोर्स टू पोर्चुगीज़, उसी तरह से अभी मुगल्स को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स को भी एक काउंटर करने वाला फोर्स कहीं ना कहीं आ रहा है, तो हम उनको मदद करेंगे। तो सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री बनी। बट अगर आप पूरा फ्रेंच का ये देखोगे, फ्रेंच ऑक्यूपेशन देखोगे, तो फ्रेंच ने, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा अपना कंट्रोल जमाया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उन्हें सेटल होने ही नहीं दिया। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हो गई, बॉम्बे वॉज अ इम्पॉर्टेंट, बॉम्बे इनका हेडक्वार्टर था। ओके, सो यहाँ से इट वॉज वेरी ईजी टू आउट मैन्योर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सो फ्रेंच लोगों ने भी फिर पुडुचेरी एक नया ही अपना बेस यहाँ पे बनाया, एंड ऑल्सो चंदननगर। सो ओके, सो फ्रेंच ने बाद में वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बनाया। ओके, सो देखो 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में बनी। आपको क्या याद रखना है, पहली फैक्ट्री याद रखना है क्या? नहीं, हम पहला कुछ भी याद नहीं रखेंगे। वी विल, ये हम प्रिपरेशन को सिंपल करते हैं, फर्स्ट वगैरह ये सब याद मत रखो। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एक तरीके से याद रख सकते हो, बट वो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स का। सो डेट्स के बारे में चिंता नहीं करनी है कि हिस्ट्री में डेट्स ही आपको याद रखने हैं, बिल्कुल याद नहीं रखने हैं। फर्स्ट कहाँ पे बनाई, सेकंड कहाँ पे बनाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सूरत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की या फ्रेंच की एक फैक्ट्री थी, ये हमें याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट फैक्ट्री, अब ये तो कॉमन है, देखो मसूलीपट्टनम। अब ये आपको याद हो गया होगा, मसूलीपट्टनम बहुत बार आ चुका है, डच लोगों के बारे में के कॉन्टेक्स्ट में आ चुका है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आ चुका है। अभी फ्रेंच लोगों का भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट था, क्योंकि और मसूलीपट्टनम में कौन था, हु वाज द इंडियन रूलर? सो गोलकोंडा के रूलर्स। मसूलीपट्टनम वाज अ पोर्ट,
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यूपीएससी ना ऐसे चीज़ें पकड़ती है कि मसूलीपट्टनम जो है वो डच लोगों के में भी मतलब डच ट्रेडिंग सेंटर भी था, ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर भी है, एंड ऑल्सो द फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर भी अभी बन रहा है। तो यूपीएससी ये गोलकोंडा बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो गोलकोंडा के रूलर्स का ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गोलकोंडा के रूलर से इन्होंने फरमान लिया और मसूलीपट्टनम में अपने ट्रेडिंग रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। और हमने नॉर्थ टू साउथ भी देखा है, मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी मैप्स पे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो आपके एनसीईआरटीज़ में, आपके बुक्स में जो मैप्स आपको दिखेंगे उसको ध्यान से देखना कौन कौन सी जगह है। हमने देखा है मसूलीपट्टनम आंध्र रीजन में है, ओके, आंध्र प्रदेश में है। एंड उसके बाद फिर आता है पुलिकैट, आता है नीचे, डच लोगों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एंड देन कम्स चेन्नई। ओके, सो कभी कभी नॉर्थ टू साउथ भी ऐसी चीज़ें लगाने में आपको पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए जो यूरोपियन सेटलमेंट्स है उसमें सबसे नॉर्थ में कौन सी है, सबसे साउथ में कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब तक तो नहीं पूछे, बट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सी, हम लोग इसी तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी या इसके पहले भी हाईलाइट किया है कि द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इज़ टू फॉर्म क्वेश्चंस, स्टार्ट फॉर्मिंग क्वेश्चंस। ये कब आएगा? जब आपको PYQ से पूरी पकड़ होगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखो कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में किस तरह से आ सकती है, या मुझे याद रखने के लिए इस तरह से मैं अच्छे से करता हूँ ताकि मेरे पास ऑर्गेनाइज रहे सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और डिटेल में नहीं जाना है आपको, हिस्टोरियन बिल्कुल नहीं बनना है, बिल्कुल भी ये अपने आपके जो अर्जेस है उसको थोड़ा बाजू में रखना। ओके, देखो एक्स्ट्रा तभी पढ़ पाओगे जब आपका बेसिक्स अच्छा हो जाएगा। बेसिक्स पे एक बार कमांड ले लो, फिर आप एक्स्ट्रा कुछ ट्राई कर सकते हो। और मैं तो ये एडवाइस करूँगा, जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाती ज़्यादा एक्स्ट्रा बाजी के पीछे मत लगो। ओके, क्योंकि यही चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बाद में याद करने में मुश्किल हो जाता है। सो गोलकोंडा याद रखना है, मसूलीपट्टनम है गोलकोंडा का इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। यहाँ पे सारे यूरोपियंस आ रहे थे, और क्योंकि गोलकोंडा का इसी कुतुबशाही थी यहाँ पे, राइट। गोलकोंडा में मिडिवल इंडिया में डिस्कस करने वाले हम कुतुबशाही। जैसे बीजापुर में आदिल शाही थी तो यहाँ पे कुतुबशाही थी, जो कुतुब शाह था। सो यहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग को इनकरेज कर रहे थे, यूरोपियन कंपनीज़ को आने को यहाँ पे दे वेर इनकरेजिंग। ओके, सो बट सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, या इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होगी तो आपको एग्जामिनर सूरत में भी नहीं पूछेगा क्वेश्चन, इस पर भी तो फ्रेंच के रिलेटेड थोड़ा कम पूछेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये नया टाउन भारत में आ रहा है। ऐसा नहीं कि पौंडीचेरी उन्होंने जाके बसाया, पौंडीचेरी बेसिकली एक छोटे से सेटलमेंट्स था, वहाँ पौंडीचेरी को इन्होंने एक हाईली अर्बनाइज्ड ट्रेडिंग सेंटर बनाया। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग को इस्टेब्लिश किया, एंड पौंडीचेरी का डेवलपमेंट जो है, अर्बनाइजेशन है जो है वो बनाया। सो इस तरह से फ्रेंच लोगों के पास पौंडीचेरी गया 1674 में। ओके, सो दे गॉट पौंडीचेरी। ठीक है, ये पौंडीचेरी उस टाइम पे एरिया जो है ये बीजापुर शासन में था। ओके, बीजापुर शासन के पास था ये। सो यहाँ से इन्होंने फरमान लिया कि हमें ये विलेजेस दे दो पौंडीचेरी के पास से, हम उसको डेवलप करेंगे। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने मद्रास को डेवलप किया, ओके, जिस तरह से सुल्तानती कालिकता एंड गोविंदपुर का कोलकाता बनाया, उसी तरह से फ्रेंच लोगों ने भी पौंडीचेरी को एक मॉडर्न सिटी और ट्रेडिंग पोर्ट बनाया, एंड उसी में वो बसे रहे फिर। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये आप भूल भी गए तो भी चलेगा, ठीक है, बट ये आपको याद रखना है कि पौंडीचेरी 1674 में, 1674 भी नहीं, बीजापुर के रूलर से लिया था, एंड दे फाउंडेड पौंडीचेरी। ओके, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट टाउनशिप है टाउनशिप ऑफ चंदन नगर। चंदर नगर, सो इसको चंदन नगर या चंदर नगर भी कहा जाता है। बेसिकली ये कहाँ पे है? जो कलकत्ता है वो उसके नॉर्थ में सिचुएटेड है। सो कलकत्ता के पास ही आज इसका ये जो टाउनशिप है, टाउन है चंदन नगर टाउन, आज के भारत में ये कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही एक भाग है। सो बेसिकली एक लोकेलिटी आप बोल सकते हो, टाउन बोल सकते हो कलकत्ता के पास। सो ये भी इन्होंने यहाँ पे भी इसका चंदन नगर का भी इसको बेसिकली अर्बनाइज्ड किया, डेवलप किया। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स आपको याद रखनी है इन रिलेशन टू फ्रेंच। ओके, एक तो पौंडीचेरी आपको याद रहेगा, बट पौंडीचेरी के थोड़े डिटेल में हम जाएंगे, राइट, कि पौंडीचेरी को किससे फ्रांस ने लिया, कैसे डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे गवर्नर कौन था, क्योंकि पौंडीचेरी तो हमें याद ही रहेगा। ओके, पौंडीचेरी सबको याद रहता है कि फ्रेंच लोग पौंडीचेरी में बसे थे, इसलिए पौंडीचेरी उनके पास था, बट पौंडीचेरी का डेवलपमेंट कैसा हुआ। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पौंडीचेरी में क्या क्या आता है आज की। 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बहुत अनयूजुअल
यूनियन टेरिटरी है ना आज ये हमारी, एंड बहुत अनयूजुअल उसका ये है कि उसकी एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका तो एक केरला के कोस्ट पे है। ओके, सो वो भी देखेंगे, ठीक है। सो पौंडीचेरी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड टाउनशिप ऑफ चंदन नगर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाउनशिप ऑफ चंदन नगर ये कहाँ पे है? बंगाल में है। सो यहाँ पे भी ये इनका प्रोमिनेंट सेंटर था। सो कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, मैच द पेयर में पूछ लेगा कि एक जगह पे आपको कंपनीज दे देगा एंड दूसरी जगह पे उनके सेटलमेंट्स, प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स या प्रोमिनेंट टाउनशिप्स आपको दे देंगे। वो क्या करेंगे, आपको पौंडीचेरी नहीं पूछेंगे क्योंकि पौंडीचेरी सबको आता है, वो चंदन नगर पूछ लेंगे आपसे। चंदन नगर ये कहाँ पे है या ये किसका था? सो ये फ्रेंच लोगों का था, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। ओके, सो नाउ देखते हैं पौंडीचेरी का किस तरह से ये हुआ। सो देखो, फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी, थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं। ओके, देखो, सो फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी उनका हेडक्वार्टर बना बाद में, राइट। सो फ्रेंच हेडक्वार्टर इन इंडिया वाज पौंडीचेरी। ओके, ये तो हमें पता ही रहेगा। 1674 में ये बना था। सो एक और एक इन्फॉर्मेशन, सो अगर डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स की बात करें तो देखो, पहले मद्रास के आसपास, मद्रास में पहले डेवलपमेंट्स हुई है, सेंट फोर्ट जॉर्ज बना, फिर बॉम्बे की डेवलपमेंट्स हुई एंड देन कोलकाता की डेवलपमेंट हुई। ओके, क्योंकि कोलकाता बाद में आया ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। सो 90s में कोलकाता की डेवलपमेंट हुई, उसके पहले पौंडीचेरी की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, ठीक है, 1674 में। सो इस तरह से आप एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी थोड़ा याद रखो कि पहले कौन सा टाउन डेवलप हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी अभी ऐसे ही सवाल पूछ रही है। दे आर आस्किंग सम कि अर्बन एरियाज़ या अर्बन सेंटर्स, थोड़ा सा लॉजिकल वो पूछ रही है, सीधा डायरेक्टली नहीं पूछेगी कि वास्को दी गामा कब आया एंड कौन से इस पे आया था, तब जामोरिन था या नहीं था, ऐसा नहीं पूछ रही अभी वो। ओके, सो आपको पढ़ते समय बस ध्यान रखना है कि यार अच्छा ठीक है कि 1640s के आसपास मद्रास की डेवलपमेंट शुरू हुई है। ओके, बॉम्बे की 1662 के बाद के आसपास से डेवलपमेंट शुरू हुई है, 1690s के आसपास कोलकाता की डेवलपमेंट शुरू हुई है। ये ईयर्स पे आप ध्यान दो, ये टाइम अलग अलग है, बट ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ रही है भारत में, आज भी है और कॉलोनियल टाइम्स से है। सो किस तरह से डेवलप हुआ, बस आपको जितना आपके बुक में है उतना ही देखना है, बाकी इसके पीछे मत लगो, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, जो एक्स्ट्रा है वो हम आपको देंगे। ओके, सो बाकी इसके पीछे मत जाओ, बस जो आपके पास है उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ो या ठहराव से पढ़ो। मतलब आप जो स्पेक्ट्रम में जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसके बारे में सोचो, जो भी आप वर्ड्स पढ़ने जा रहे हो, जो भी आपको ईयर दिख रहा है, ये देखो कि इस टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या चल रहा है, ये भी आप आपके बैक ऑफ द माइंड रखो। सो देखो पौंडीचेरी, सो फरमान, ये फरमान लिया गया, एक किलादार था यहाँ पे वालीकोंडापुरम का। सो वालीकोंडापुरम एक किलादार था, बेसिकली उसका एरिया था बीजापुर, जो है बीजापुर का आदिल शाह जो है सुल्तान ऑफ बीजापुर, उसी के अंडर ये एरिया था। ओके, ये देखो पौंडीचेरी तमिलनाडु के ये है के पास है, कोस्ट पे है। सो बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे है। सो देखो ये बीजापुर के अंडर था ये पूरा एरिया। सो बीजापुर के सुल्तान से बेसिकली फरमान लिया था कि हम पौंडीचेरी को डेवलप करते हैं। सो इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, इन 1674 फ्रांकोइस मार्टिन, ये गवर्नर, इसको गवर्नर बनाया गया एंड इसने फिर इस टाउन की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। ओके, ये बेसिकली पौंडीचेरी जो है वो छोटा एक फिशिंग विलेज था पहले, फिर इसको एक फ्लरिशिंग टाउन बनाने में फ्रांकोइस मार्टिन का नाम इंपॉर्टेंट है। मार्टिन आपको याद रखना है, फ्रांकोइस वगैरह मत याद रखो। सो मार्टिन ने पौंडीचेरी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। ओके, सो उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, यनम और कराईकल ऐसे जगह पे कब्जा किया एंड इसी तरह से फिर पौंडीचेरी से ही इनका सब मैनेजमेंट चलता था। सो बेसिकली पौंडीचेरी में आपको याद क्या रखना है कि बीजापुर के सुल्तान से लिया था। ओके, पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी विलेज जो है वो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से लिया था एंड मार्टिन इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल था, फिर बाद में उन्होंने ये एक्वायर किया। मुझे आपको ये बताना है कि आज का जो पौंडीचेरी है, इंपॉर्टेंट थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो फ्रेंच रूल जो है, देखो हम देखेंगे आगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बाद में फिर फ्रेंच ब्रिटिशर्स के सामने हार गए, उन्होंने घुटने टेक दिए, बट ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ किया कि आप पौंडीचेरी से ऑपरेट कर सकते हो, आप हमें कोई परेशान मत करो, हम आपको परेशानी नहीं करेंगे। सो फ्रेंच लोग जो है, फ्रेंच कॉलोनी जो है, सो पौंडीचेरी रिमेन्ड अ फ्रेंच कॉलोनी टिल इंडियाज़ इंडिपेंडेंस।
सो 1963 तक जो पौंडीचेरी है वो फ्रेंच कॉलोनी थी। इसी तरह से चंदन नगर भी इंडिपेंडेंस के बाद तक फ्रेंच के पास रहा है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, या फैक्चुअल कभी पूछ लिया। सो 1963 में पौंडीचेरी भारत में उसका ये हुआ, इट बिकेम ऑफिशियली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन 1963। 63 देखो, क्योंकि फ्रेंच पहले ये कर रहे थे, थोड़ा रेजिस्टेंस कर रहे थे, पोर्चुगीज़ भी जैसे गोवा में थे वो हट नहीं रहे थे, हटने के लिए तैयार नहीं थे। सो 61 में गोवा मुक्ति संग्राम जो है वो करना पड़ा। सो फ्रेंच लोग भी पहले हेजिटेंट थे कि नहीं देंगे, फिर बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, 50s में ये एग्रीमेंट हुआ, और फाइनली जो है एग्रीमेंट पे काम जो हुआ, फाइनली 1963 में पौंडीचेरी जो है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट बना। सो पौंडीचेरी वॉज, आप ये कह सकते हो कि बहुत लेट, काफ़ी लेट भारत के साथ इंटीग्रेट हुआ। अब आज का जो पौंडीचेरी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है। याद रखना, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको बता रहा हूँ, काम आएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट है मेजरली। देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। सो देखो ये आपको मैप दिख रहा होगा। ओके, सो देखो एक तो यनम है, यनम डिस्ट्रिक्ट है। सो इट इज़ लोकेटेड इन आंध्रा, आंध्रा रीजन में है यनम, दिख रहा है आपको। उसके बाद में पौंडीचेरी है, नीचे कराईकाल है। सो बहुत बार ज्योग्राफी में ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं PYQs में या यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में ना, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने में पूछा जाता है। सो पौंडीचेरी की, ये पौंडीचेरी की डिस्ट्रिक्ट्स है। सो उस टाइम से ये फ्रेंच कंट्रोल में थे, इसीलिए इनका इंडिपेंडेंस के बाद भी फ्रांस का कंट्रोल इस पे था। क्योंकि हमने देखा ना कि पौंडीचेरी के बाद फिर कराईकाल वगैरह माहे पे फ्रेंच लोगों ने अपना कंट्रोल जमाया था, और फिर यही उनकी कॉलोनियल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे, इसलिए उनका ही रूल था। सो इसलिए जब भारत के पास आया तो इट स्टेड द पार्ट ऑफ पौंडीचेरी ओनली। सो माहे भी पौंडीचेरी का पार्ट है। सो यनम देखो, सो ये क्या थी, पोर्चुगीज बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्रेंच सेटलमेंट्स थी। और जब ये आज़ाद हुई तो फ्रेंच लोगों के पास ही थी, राइट। जब भारत आज़ाद हुआ तब ये फ्रेंच लोगों के पास ही थी, ये सेटलमेंट, ये सेटलमेंट, ये सेटलमेंट और ये। सो इनको सबको क्लब किया गया कि वो जैसे फ्रेंच लोगों के पास है, सो अभी जब पौंडीचेरी बना है तो ये पौंडीचेरी का ही हिस्सा रहेगी। सो अभी इसी तरह से दिस टेरिटरीज आर पार्ट ऑफ पौंडीचेरी ओनली। ओके, सो आज की बात हम कर रहे हैं कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट है पौंडीचेरी के बारे में। बहुत लोगों को पता होगा, जिन्होंने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा होगा, तो पौंडीचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यनम आता है, पौंडीचेरी तो खुद इटसेल्फ, कराईकाल एंड माहे। सो माहे इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। सो देखो ये यूनियन टेरिटरी का ये जिला है। सो दिस इज़ वेरी यूनिक ना, पूछा जा सकता है इसलिए। ओके, यूपीएससी कैन आस्क। एंड सबसे साउथ में कौन सा है, कराईकाल, बट दैट इज ऑन द दैट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ओके, तंजौर बेल्ट में है कराईकाल, ठीक है। सो यहाँ पे चोला का रूल था, हम देखेंगे। सो यनम, पौंडीचेरी, कराईकाल एंड माहे, ये आज के आप भी अगर पढ़ोगे तो पौंडीचेरी के डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से ही मैंने मैप लिया है। सो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है इंपॉर्टेंट। ये फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रेंच सेटलमेंट्स थी, वही उसी को फिर यूनियन टेरिटरीज में ऑर्गेनाइज किया गया, एंड दे आर पार्ट ऑफ इट। सो नॉर्थ टू साउथ याद रखना, यनम सबसे नॉर्थ में है, कराईकाल सबसे साउथ में है, एंड माहे इज लोकेटेड इन केरला, केरला में है ये, ठीक है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट पौंडीचेरी, एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंच टाउन। 2-3 चीज़ें याद रखनी, बीजापुर के सुल्तान से लिया था। अब ये ट्रीटी दी है हमारे बुक में, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है, आपको याद रखना है तो रखो। मुझे नहीं लगता इस पर ऐसा सीधा डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आएगा। देखो बेसिकली क्या है, अब फ्रेंच लोगों ने तो पौंडीचेरी कैप्चर किया था, अपना बेस बनाया। ब्रिटिशर्स ने भी सिमिलरली मद्रास को अपना बेस बनाया था, बॉम्बे को अपना बेस बनाया। अब ये यूरोपियंस के बारे में झगड़े तो चल रहे थे भारत में। सो कभी क्या होता था, कभी पौंडीचेरी ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेते थे, कभी फ्रेंच मद्रास पे कब्जा कर लेते थे। अभी इनमें एक एक बैटल में अगर हम जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बट एक ट्रीटी है जो कि इंपॉर्टेंट, देखो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई वो तो हम देखने वाले हैं। उनको कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है, क्योंकि कार्नेटिक एरिया क्या है, मतलब ये जो पूरा ये अपना कोस्टल एरिया है, जैसे तमिलनाडु वगैरह, आंध्र का जो कोस्टल एरिया है, इसको कार्नेटिक कहा जाता है। देखेंगे हम क्या है कार्नेटिक वॉर्स। सो यहाँ पे सब लड़ाइयाँ हुई ब्रिटिश और फ्रेंच की। सो उस टाइम पे हम उसको डिटेल में देखेंगे। सो ट्रीटीज़ भी देखेंगे, बट डच और फ्रांस के बीच में भी लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि आप देखो
हमने क्या देखा है पहले लास्ट लेक्चर में कि जो पोर्चुगीज थे दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर एनर्जी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद में जो डच आए थे दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर एनर्जी ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सो डच कहीं ना कहीं ईस्टर्न रीजन में थे, ओके, दे वर पार्ट ऑफ ये ईस्टर्न एरियाज में डच अपना ईस्टर्न एरिया से डच अपना शासन चला रहे थे। सो अभी फ्रेंच आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद द डच। सो डच लोगों ने पौंडीचेरी को कैप्चर किया और बाद में फिर उनके बीच में शुरू में कैप्चर करने के बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिससे डच लोगों ने वापस पौंडीचेरी को फ्रेंच को वापस कर दिया। सो इट वाज रिस्टोर्ड। सो बेसिकली यही ट्रीटी है। सो ट्रीटी ऑफ रिस्विक, ओके, ट्रीटी ऑफ रिस्विक, डच रिटर्न पौंडीचेरी आफ्टर अ ब्रीफ कैप्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपको बैक ऑफ द माइंड में याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ रिस्विक मैंने पढ़ा है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। हाँ, अगर आपको ये मद्रास में कौन था, फ्रेंच में कौन, फ्रेंच किससे लिया, ये अगर याद नहीं रहा तो ज़रूर तकलीफ होगी क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ सकता है। रिस्विक पे रेयरली आ सकता है, हमने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ मिस ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। सो ये देखा पौंडीचेरी, ओके। सो अभी थोड़ा और मैप देख लेते हैं क्योंकि सबको ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो चंदननगौर को देख लेते हैं थोड़ा कि टाउनशिप ऑफ चंदननगौर भी हमने देखा। सो टाउनशिप ऑफ चंदननगौर, चंदननगौर कहाँ पे है, चंदननगौर इज़ इन बंगाल। सो देखो ये मैप मैंने यहाँ पे लाया है, ये इग्नू से मैप लिया गया है, इसमें सारी सेटलमेंट्स है, ठीक है। आई विल अपलोड दिस मैप, ये मैप को मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है। सो यहाँ से आप देख लेना। सो ये सारी सेटलमेंट्स है, बट देखो हर कोई सेटलमेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट है। देखो चंदेरनगौर जो है ये इंपॉर्टेंट फ्रेंच सेटलमेंट है इसलिए हम उसको याद कर रहे हैं। ये हुगली रिवर है, ये हुगली टाउन है और यहीं पे हुगली रिवर के कोस्ट पे ये चंदननगर सिचुएटेड है। सो इट वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच पीपल, ठीक है। सो मसूलीपट्टनम देखो आंध्रा में है मसूलीपट्टनम, उसके बाद पुलिकैट हम देख चुके हैं, डच लोगों का है ये देखो डच लोगों की सेटलमेंट है, गोल गोल वाली जो दिख रही है वो डच सेटलमेंट है, ओके। उसके बाद फ्रेंच सेटलमेंट्स जो जीरो से दिख रही है ये फ्रेंच सेटलमेंट्स, देखो फ्रेंच सेटलमेंट बालासोर में भी फ्रेंच सेटलमेंट है, यहाँ पे चंदननगौर में उन्होंने गड़बड़ कर दी है। सो और एक इम्पॉर्टेंट दिखाना है आपको, ये देखो ट्रैंक्यूबार, तलमबंडी भी बोलते हैं इसको, ये देखेंगे इसके बारे में, ये अभी आप रखना। बाकी फिर ये पोर्तुगीज़ देखो अंजिन दीव, ओके, ये ट्रायंगल में सारी पोर्चुगीज़ सेटलमेंट है, दमन दीव, ओके। उसके बाद में कैननोर तो देखा है हमने, क्रैगनोर, माहे वगैरह, कैलिकट, ये कोचिन, क्यूलिन, ओके, देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट टाउन्स ही हमें देखना है। आई विल अपलोड दिस मैप। सो चंदननगौर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मुझे बताना है आपको। चंदननगौर जो है चंदेरनगौर, ओके। सो चंदेरनगौर कलकत्ता में है, बंगाल में है, ये इंपॉर्टेंट फ्रेंच सेटलमेंट थी। देखो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर पे ये लोकेटेड है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। सो इट रिमेंड, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है। चंदननगर तो आपको याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इट रिमेंड, क्योंकि फ्रेंच याद रहता है हमें। इंडिपेंडेंस के बाद भी ऐसी कौन सी टेरिटरीज थी जो भारत के पास तुरंत नहीं आई थी, तो पोर्चुगीज़ का गोवा हमें याद रहता है, ओके। पोर्चुगीज़ के अंडर गोवा जो था वो हमें गोवा मुक्ति संग्राम से याद है। उसके बाद पुडुचेरी में पौंडीचेरी याद हो जाता है, बट याद सब बहुत लोगों को नहीं पता है कि चंदेरनगौर भी ऐसा एक सेटलमेंट था जो फ्रेंच के पास था टिल 1951। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंड अ फ्रेंच सेटलमेंट अनटिल इंडिपेंडेंस इन 19, मतलब इसका इंडिपेंडेंस हुआ भारत के साथ में इन 1951 में ये हुआ, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कौन से ईयर में हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आज़ादी के बाद भी फ्रेंच लोगों के पास ही एक और हमारी सेटलमेंट थी, टाउनशिप ऑफ चंदेरनगौर, ओके, ये कलकत्ता में आज है, ठीक है। सो ये थी फ्रेंच सेटलमेंट्स इंपॉर्टेंट, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ख़त्म नहीं हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई वो हम देखने वाले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है, ओके। सो इट इज़ कॉल्ड कार्नेटिक वॉर्स। सो कार्नेटिक वॉर्स क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अब अभी के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेटलमेंट्स हमने पढ़ ली है, दैट इज़ इनफ, ओके।
कि कहाँ पे थी, चंद्रनगर में थी या कहाँ पे थी। चंद्रनगर और पुडुचेरी दो ही आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, जो भारत में आई यूरोपियन कंपनी, वो थी डैनिश कंपनी या डेनमार्क वाले जो लोग हैं। बट याद रखना ये फ्रेंच लोगों से पहले आए थे, ठीक है। हम लेक्चर में बाद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ओके। सो बट ये आए थे, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ डच, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच ही नहीं आए थे, डैनिश लोग भी आए थे, मतलब डेनमार्क वाले लोग भी आए थे, सॉरल ऑफ डेंस। सो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी भारत में आए थे। कब आए थे? फ्रेंच के पहले आए थे। फ्रेंच वेयर द लास्ट टू कम टू इंडिया, ओके। सो देखो, द डेंस एंटर्ड एज ट्रेडर्स इन 1616 ही, बट विथ नो एम्बिशन टू एस्टेब्लिश एम्पायर। देखो, इनको कोई एम्पायर बिल्ड करने का एम्बिशन नहीं था, ये बस ट्रेडिंग के लिए भारत में आए थे और ट्रेड ही किया उन्होंने। सो इनकी दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज आपको याद ही रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चक्कर में, फ्रेंच के चक्कर में क्या हो जाता है, बहुत से लोग या पोर्चुगीज़ भी पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग डच को भूल जाते हैं बीच में, एंड उसी तरह से डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भूल जाते हैं, एंड यूपीएससी इसी एरियाज़ को टारगेट करती नज़र आई है। सो आपको दो ही सेटलमेंट्स याद रखने हैं कि डैनिश लोग भी आए थे, एक तो ये बात है, एंड दूसरा इनकी दो प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स थी, ट्रेडिंग के लिए आए थे, एम्बिशन एम्पायर बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे। एक तो देखो, अभी मैंने आपको जो लोकेशन दिखाया, ट्रैंक्यूर बार, इसको ट्रैंक्यू बार, उनको ये कहते नहीं आया था, देखो थारंगमबड़ी। तो थारंगमबड़ी पोर्ट जो है दैट इज़ तंजावुर के पास है, जो कावेरी का डेल्टा है उसमें थारंगमबड़ी ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये इनको नहीं कहते आता, इसलिए ट्रैंक्यू बार इसको कहते थे। सो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था थारंगमबड़ी। अभी देखा ना, फ्रॉम द नायक ऑफ तंजौर, तंजौर का जो नायक था उससे इन्होंने लिया था ये, एंड बिल्ड अ फोर्ट हियर। सो यहाँ पे उन्होंने एक फोर्ट बनाया अपना। सो थारंगमबड़ी मतलब कौन सा लोकेशन, मैप पे देखो, थारंगमबड़ी और ट्रैंक्यू बार जो है, ट्रैंक्यू बार क्या उसका, सो ट्रैंक्यू बार ये जो प्लेस है देखो यहाँ पे है। सो ये कावेरी रिवर है, राइट, ये कावेरी का पूरा डेल्टा है, इसमें ये पोर्ट लोकेटेड है। सो दिस इज अ डैनिश सेटलमेंट, ओके, दिस इज अ डैनिश सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सो ट्रैंक्यू बार और थारंगमबड़ी ये भी आ सकता है। सो ट्रैंक्यू बार अगर आया आपको तो आपको लगेगा यार ये तो फॉरेन नहीं, ये तो यूरोपियन नाम है, ये कहाँ से आ गया इंडिया में। सो ट्रैंक्यू बार और थारंगमबड़ी इज अ पोर्ट ऑन, was a port, important port on the ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, द कावेरी डेल्टा। और ये कौन सी सेटलमेंट थी, डैनिश लोगों ने अपनी सेटलमेंट यहाँ पे बनाई थी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो और एक सेटलमेंट थी डैनिश लोगों की, एक और एक सेटलमेंट थी। सो तंजौर का जो नायक था उससे इन्होंने लिया था। एंड दूसरा था सेरामपुर, ये इंपॉर्टेंट है सेरामपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर रहा है सेरामपुर। सेरामपुर के इंपॉर्टेंट एक रिवॉल्यूशनरीज के बारे में हमने पढ़ा है, गोपीनाथ शाह, मतलब पढ़ेंगे हम आगे जाके। सो गोपीनाथ शाह, सो सेरामपुर ये बंगाल का एक टाउन है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर भी है आज। सो उसके डेवलपमेंट में डैनिश लोगों का बहुत, वहाँ पे आपको डैनिश आर्किटेक्चर भी आज दिखेगा। सो ये बंगाल में जो है सेरामपुर, ये डैनिश सेटलमेंट था और ये डैनिश लोगों का हेड क्वार्टर्स था। यहाँ पे डच लिखा है मैंने, डच नहीं लिखना है, सो डैनिश, ओके। सो इट वॉज अ डैनिश हेड क्वार्टर्स, की सेरामपुर वॉज अ इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर ऑफ द डैनिश पीपल, ओके। सो सेरामपुर, और आपको क्या याद रखना है, थारंगमबड़ी और ट्रैंक्यू बार, ठीक है, ओके। सो बट लेटर देखो डैनिश लोगों ने क्या किया, दे लेटर सोल्ड ऑफ देयर फैक्ट्रीज, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो बेच दी, ठीक है, ब्रिटिशर्स को, और एंड दे क्विट इंडिया आफ्टर 1845, क्योंकि उनको एम्पायर बिल्डिंग में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सो उन्होंने बाद में अपनी सारी फैक्ट्रीज इंग्लिश को बेच दी और फिर इंग्लिश लोगों ने यहाँ पे अपना कंट्रोल जमाया। सो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है बस इनके बारे में, कि डैनिश लोग भी आए थे, ये तो ये आपको पता होना चाहिए, एंड सेरामपुर वॉज अ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, सेरामपुर एंड
ट्रैंक्योबार, ओके, हम ये भी देख चुके हैं। ओके, सो ये था हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में हमने देखा। अब हम आगे MCQs डिस्कस करेंगे। ये जो जितना भी हुआ उस पर हम MCQs देखेंगे, क्योंकि MCQs इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी लेक्चर में, मैंने फर्स्ट अप्रोच लेक्चर में ही बताया कि हम MCQs भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे। सो मैंने जैसे कहा था कि हम पूरा चैप्टर होने के बाद अभी ये पूरा जो इशू है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, उस पर जितने भी MCQs है उसको डिस्कस करने वाले, बोथ PYQs एंड ऑल्सो some practice questions. Okay, so be attentive.